फ्रेंड, आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था उसी के आगे चल रहे हैं। पहले हमने मुग़ल साम्राज्य बताया, मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर को देखा। आज बाबर का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जहाँ तक बाबर की बात है तो बाबर जिसकी धमनियों में दो सूरवीरों का रक्त बह रहा था, मातृपद से ये चंगेज़ खां का वंशज और पितृपद से ये तैमूर लंग का वंशज होता है। और ये कहा जाता है कि बाबर एक बड़ा सूरवीर योद्धा था और इसकी कुछ उपाधियों से ये पता चलता है कि ये सूरवीर के साथ, चूँकि मुग़लों में इससे पहले हमने देखा कि जब सल्तनत कालीन जो भी सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, लेकिन जब बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की तो इसने अपने आप को सल्तनत से अलग दिखाने के लिए इसने किसकी उपाधि धारण की? तो बादशाह की, बादशाह या बादशाह। ठीक है, तो ये मुग़लों में पहला ऐसा शासक होता है जिसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मुग़लों में पहली बार किसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी और किस विजय के उपलक्ष्य में इसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। तो आप बता सकते हो कि काबुल विजय के उपलक्ष्य में जब इसने काबुल की विजय की तो काबुल की विजय के उपलक्ष्य में ही इसने पहली बार बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। और काबुल विजय के उपरांत इसने बहुत सा धन वगैरह दान किया और इसी धन वगैरह दान करने के उपलक्ष्य में इसने एक और उपाधि धारण की, किसकी? कलंदर की। तो कलंदर, ये भी पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी। तो आप बता सकते हो कि कलंदर का मतलब क्या होता है, अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की, तो आप बता सकते हो कि कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की। और कलंदर का अर्थ होता है दानशील। ठीक है, दानशील व्यक्ति। तो ये दानशील व्यक्ति था, इसने बड़ी उदारता पूर्वक दोनों हाथों से धन को दान दिया और इसीलिए इसने कलंदर की उपाधि धारण की। तो बादशाह और कलंदर, बादशाह का अर्थ क्या होता है या पादशाह का अर्थ क्या होता है? पादशाह, जो अपने पद का शाह हो उसी को पादशाह कहा जाता है। पद का शाह होना, पद का शाह होना पादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो अपने आप को इसने खलीफा से अलग, चूँकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि खलीफा किसे कहते हैं। खलीफा इस्लामिक संसार का जो धर्म गुरु होता है उसे खलीफा कहा जाता है। इस्लामिक संसार का धर्म गुरु, इस्लामिक संसार का जो धर्म गुरु होता है उसी को खलीफा कहा जाता था। तो सल्तनत कालीन जितने भी शासक होते थे वो इस्लामिक संसार के धर्मगुरु खलीफा से खिलियत प्राप्त करते थे। खलीफा के द्वारा खिलियत प्राप्त करने के कारण ये इनको इस्लामिक संसार में शासन करने के लिए एक ऐसे मान्यता प्राप्त यानी प्रमाण पत्र दे दिया जाता था जिसके माध्यम से ये शासन किया करते थे। अब इस खलीफा को बाद में जो है ये खलीफा का पद जो है बाद में समाप्त कर दिया जाता है आगे चल के, लेकिन मंगोल हलाकों ने जो है खलीफा को पराजित कर दिया, खलीफा को मार दिया और बाद में आगे चलकर जो है खलीफा को भी बंधक बना लिया जाता है। और इसीलिए जो है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पानीपत की लड़ाई में, पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, तो पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक नई उपाधि धारण की, पादशाह या बादशाह। इससे पहले भी इस उपाधि को इसने धारण कर लिया था काबुल विजय के समय। तो इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि खलीफा से अपने आप को अलग दिखाने के लिए। तो बाबर जो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में पिता के मरने के बाद फरगना, अंदीजन जैसे क्षेत्रों में पहली बार इसका राज्याभिषेक होता है 11 वर्ष की अवस्था में। और 11 वर्ष की अवस्था में जब ये फरगना की जागीर इसके हाथ में आती है, फरगना में इसने अपने आप को शासन सत्ता पे आसीन किया। तो फरगना के बाद
फरगना के बाद इसने जो है अपने आप को फरगना की गद्दी पर आसीन करने के बाद फरगना कुछ दिन इसके अधिकार में रहता है। उसके बाद इसने समरकंद फरगना और समरकंद इन दोनों क्षेत्रों पे बारी बारी से इसने अधिकार किया। लेकिन इसका जो चाचा होता है जिसके साथ इसका युद्ध हो रहा होता है, इन दोनों युद्धों में फरगना और समरकंद भी दोनों इसके हाथ से निकल जाते हैं और ये भागकर काबुल के क्षेत्रों में आ जाता है। काबुल, तो भागकर ये काबुल के क्षेत्रों में आ जाता है और बाद में ये काबुल में जब आता है तो काबुल के क्षेत्रों में ही इसने भारत के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में सुना। भारत की समृद्धि और के बारे में जब इसने सुना तो भारत पर आक्रमण करने का ये विचार इसने मन में बनाया। तो ये जब इसने भारत को आक्रांत करके भारत को जीतने का विचार इसने जब मन में बनाया तो सबसे पहले ये भारत में आता कहाँ है, तो ये आता है पहले सिंध, ठीक है, सिंध के क्षेत्रों में यहीं पर आता है। ये पहली बार सिंध के क्षेत्रों में आया और यहाँ पर काबुल यानी अफ़गानिस्तान में है। ये काबुल कहाँ है, तो काबुल ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र होता है काबुल। उसके बाद पाकिस्तान, फिर यहाँ से जो है पंजाब, फिर उसके नीचे आते हैं राजस्थान के नीचे आएंगे गुजरात के नीचे आएंगे महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा हो जाएगा, इसके नीचे आएंगे कर्नाटक हो जाएगा और इसके नीचे आएंगे केरला हो जाएगा और ये तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, ठीक है। और इधर तमिलनाडु से जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र होता है आंध्रा का और आंध्रा के बाद आगे बढ़ेंगे ये क्षेत्र हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल और इधर पश्चिम बंगाल के ऊपर चले जाएंगे सिक्किम और बाद में इधर जो है पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं जिसमें आपका मणिपुर और नागालैंड जैसे ये क्षेत्र होते हैं, त्रिपुरा उपरा, ठीक है। तो बाबर पहली बार ये काबुल के क्षेत्रों में जब ये आया यानी अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में आता है और यहाँ आने के बाद जब इन क्षेत्रों को जीता तो जीतने के बाद भारत के ऊपर ही इसकी नज़र, यहाँ से भारत के ऊपर इसकी नज़र पड़ी। भारत की समृद्धि के बारे में जब इसने सुना तो भारत पर आक्रमण करने का विचार इसने मन में लाया और इसने भारत में पानीपत के मैदान में, पानीपत कहाँ है, तो ये हम आ जाते हैं हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो ये पानीपत का मैदान होता है, हरियाणा में है पानीपत का मैदान, पानीपत, ठीक है। अगर ये पूछे पानीपत कहाँ है तो आप बता सकते हो हरियाणा। इसलिए हमने थोड़ा सा इसको एक काल्पनिक रूप से एक मैप हमने बना दिया है, इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये हरियाणा होता है, एक काल्पनिक मैप, ज़रा सा इसको अच्छे से कर दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा, ठीक है, यहीं पर है पानीपत का मैदान होता है हरियाणा में, ठीक है। और यहीं पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 का दिन होता है जिस दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आई, बाबर की सेना और पानीपत में दूसरी तरफ किसकी सेना होती है, तो दूसरी तरफ लोधी वंश का शासक होता है, इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का शासक होता है। तो दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की सेना होती है और इब्राहिम लोधी की सेना में बाबर से अधिक संख्या में इब्राहिम लोधी की सेना होती है। बाबर से ये कहें कि बाबर की सेना इब्राहिम लोधी की सेना की अपेक्षा आधी सेना होती है। तो दोनों के बीच में सामना हुआ और बाबर ने इसमें जो है तुलुगमा पद्धति ये क्या होती है, तो तुलुगमा पद्धति होती है तोपों को सजाने की विधि होती है। और उस्मानी पद्धति क्या होती है, दो गाड़ियों के बीच में तोपों को व्यवस्थित रूप से सजाने की ये पद्धति होती है। तो तुलुगमा पद्धति और उस्मानी, इसका नाम उस्मानी पद्धति कैसे पड़ा, उस्मानियों ने पहली बार इसका प्रयोग किया इसीलिए इसका नाम पड़ गया उस्मानी, ठीक है। तो ये दो नई पद्धतियों, दो नए तरीके से युद्ध का इसने संचार किया और इन दोनों नई टेक्निक के माध्यम से बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्धभूमि में पराजित कर दिया। और इसने बाबर को युद्धभूमि में पराजित ही नहीं किया बल्कि इस युद्धभूमि में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतार दिया। तो युद्धभूमि में मारा जाने वाला ये शासक भी हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कौन सा ऐसा भारतीय शासक है
जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो आप बता सकते हो कि इब्राहिम लोदी, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इसका बाबर का पहला ऐसा युद्ध होता है जिस युद्ध में इसने जो है भारत के क्षेत्रों में सफलता अर्जित की। और जब पानीपत के युद्ध को इसने जीता, तो पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारी मात्रा में दान इसने दिया लोगों को। भारत की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही इसने ऐसा किया। जब इसने भारी मात्रा में दोनों खुले हाथों से इसने दान किया, और दान करने के बाद ये अभी तक जो है बाबर को पानीपत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मेवाड़ का शासक होता है राणा सांगा, तो राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन राणा सांगा ये जानता था कि बाबर कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद, आक्रांत करने के बाद, जैसे इसके पूर्वज चाहे वो चंगेज खां हो चाहे तैमूर लंग हो, वो उन लोगों ने भारत को आक्रांत किया और भारत के धन को लूटा। उसके बाद ये लोग वापस चले गए। तो सेम ऐसे ही बाबर भी वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे उसने सोचा, उसके विपरीत बाबर ने भारत में रहने का विचार बना लिया और ये भारत के क्षेत्रों में रहना चाहता था, भारत पर अधिकार करके यहाँ पे शासन करना चाहता था। और इसीलिए राणा सांगा जो मेवाड़ पे शासन करता था, राजपूताना एरिया में होता है मेवाड़ पे, ठीक है। तो मेवाड़ ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया राजपूताना के नाम से जाना जाता है, राजपूताना। तो राजपूताना के क्षेत्रों पे जो है, यहाँ पर किसका शासन होता है? मेवाड़ इसको कहते हैं, मेवाड़, ठीक है। इस क्षेत्रों में किसका शासन होता है? तो राणा सांगा का होता है, राणा सांगा। तो राणा सांगा का शासन इस मेवाड़ के क्षेत्र पे होता है। तो इस राजपूताना का, ये भारत का उस समय बाबर के समय में एक वीर योद्धा था। बाबर ने एक ग्रंथ लिखा, बाबरनामा, उसमें इसका उल्लेख किया है उसने राणा सांगा के बारे में और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के बारे में। दोनों एक सूरवीर योद्धा होते हैं, इसके समकालीन होते हैं। तो राणा सांगा का इसके लिए एक युद्ध होता है और ये वो जो युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, उसको खानवा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ? तो 1527 में होता है, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और 1527 में होता है खानवा का युद्ध। कहीं कहीं खनुआ देता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कोई समस्या नहीं है। तो खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। किसके किसके बीच होता है? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। और इस युद्ध का कारण क्या होता है? इस युद्ध का कारण होता है निजाम खां। निजाम खां, निजाम खां जो बयाना के क्षेत्रों पे शासन करता था। तो निजाम खां के ऊपर राणा सांगा ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसने निजाम खां को पराजित कर दिया। जब इसने निजाम खां को पराजित कर दिया तो निजाम खां भागकर बाबर से इसने सहायता मांगी और बाबर ने इसकी सहायता के लिए इसे आश्वासन दिया और यही दोनों के बीच में युद्ध का कारण बनता है। तो जब कभी अगर युद्ध का कारण पूछे तो आप इस युद्ध के कारण को बता सकते हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध का कारण निजाम खां बन जाता है और यहीं पे मोहम्मद शहीद नामक एक व्यक्ति होता है जिसने बाबर को राणा सांगा के बारे में बताया। कहा बाबर जो है ये एक वीर योद्धा है और इसकी सेना में ऐसे राजपूत सैनिक हैं जो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब इसके बारे में इसने बाबर को बताया तो बाबर के जो सैनिक अधिकारी होती हैं, सैनिक सारे अधिकारी हतोत्साहित हो जाते हैं और उन्होंने युद्ध न लड़ने का विचार मन में लाया। लेकिन बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो ये भी पूछा जाता है जिहाद का नारा कहाँ दिया गया था, तो आप बता सकते हो। तो जिहाद का इसने नारा दिया, जिहाद। तो ये पहली बार इसने, जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। तो बाबर ने इसी युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? तो ये भी जान लीजिएगा, गाजी किसे कहते हैं। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब होता है गैर मुसलमान। गैर मुसलमान व्यक्तियों को काफिर के नाम से संबोधित किया जाता था।
ये जानते रहिएगा, कभी भी अगर पूछे कि काफिर किसे कहा जाता है तो आप बता सकते हो कि जो गैर मुसलमान होते हैं उनको काफिर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म युद्ध, और दूसरा गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में राणा सांगा बड़ी वीरता पूर्वक लड़ता है, लेकिन अंततः वो पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद बाबर ने यहाँ पर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो भारत में बाबर की ये दूसरी विजय रही, खानवा का युद्ध। खानवा के बाद बाबर का जो अगला युद्ध होता है वो होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध बाबर का कब लड़ा गया? ये तो 1528 में, 1528। ये सारे युद्ध जो बाबर के हैं वो क्रम से हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ये हम मूल्यांकन कर रहे हैं बाबर का। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का जो शासक होता है, यहाँ का भी शासक राजपूत शासक होता है जिसका नाम होता है मेदिनी राय। तो मेदिनी राय यहाँ का शासक होता है। और मेदिनी राय के लिए बाबर ने एक संदेशा भिजवाया आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने बाबर का सामना करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारा सामना रणभूमि में करूंगा। तो बाबर और मेदिनी राय का सामना रणभूमि में हुआ और इस युद्ध में बड़ी वीरतापूर्वक मेदिनी राय लड़ता हुआ है, लेकिन लड़ते हुए ये मारा जाता है। और यहीं पर जो है बाबर ने फिर से गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया। और यहीं पर इसने राजपूतों की भारी मात्रा में राजपूतों का कत्लेआम किया, उनके सरों की मीनारें बनवाई, उनके सर की मुंडियों की एक लंबी एक ऊंची इमारत बनवाई। चूँकि मुग़लों में ये परंपरा हुआ करती थी, किसी को मारते थे तो उनकी मुंडियों का एक बड़ी इमारत तैयार करते थे, एक मीनार बनाते थे और उसके किनारे जो है वो अग्नि लेकर जो है घूमा करते थे, हाउ करते हुए। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते थे और बाद में बाबर उन्हें सम्मानित भी करता था। जो जितनी ज़्यादा सरों की मुंडियाँ बनाता था उनको बाबर सम्मानित करता था। तो चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय को पराजित किया। और चंदेरी के युद्ध को जीतने के बाद बाबर का जो अगला युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में होता है। 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? अगर ये पूछे तो आप बता सकते हो 1529 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर और अफगानों के बीच में ये घाघरा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अफगान जो होता है, ये अफगान बाबर से लड़ते हुए पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जब घाघरा का युद्ध जीता तो घाघरा का ये ऐसा युद्ध होता है जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा युद्ध होता है जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं जिन युद्धों में बाबर विजयी रहा। और इन युद्धों के बाद बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया, मुगल वंश की नींव डाली। अभी तक इसने मुगल वंश को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि ये आजीवन युद्धों में इसका जो टाइम होता है वो कहीं न कहीं युद्धों में हमेशा लगा रहा। एक युद्ध जीतने के बाद इसका कहीं स्थायित्व नहीं, अपने साम्राज्य को इसने स्थायित्व नहीं किया और उसके बाद ये दूसरे युद्ध में लगा रहा। तो इस तरीके से ये निरंतर अपने जीवन में युद्ध करता रहा। चाहे ये काबुल फरगना के क्षेत्रों से देखा जाए, जब 11 वर्ष की अवस्था में ये शासक बनता है, और उसके बाद चाहे ये समरकंद को देखा जाए और उसके बाद काबुल को देखा जाए, फिर भारत के क्षेत्रों में जब ये आया तो कहीं न कहीं ये जीवन भर निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा। और इसी युद्धों में व्यस्त होने के कारण ये प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ इसने ध्यान नहीं दिया। तो बाबर प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और भारत में अपनी स्थायी सत्ता ये स्थापित नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं ये समस्या इसके लिए रही और आने वाले इसके उत्तराधिकारियों के लिए भी ये ऐसा साम्राज्य छोड़ के जाता है जो पूरी तरह से स्थापित साम्राज्य नहीं होता। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बाबर निसंदेह रूप से एक महान योद्धा होता है। एक अच्छे जो योद्धा के अंदर के जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण बाबर के अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी इसने अपनी सत्ता को स्थायित्व नहीं दे पाता।
और इन्हीं युद्धों में अंततः इसका 1530 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। और बाबर की मृत्यु का कारण क्या होता है, तो कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि बाबर की जो मृत्यु हुई वो बाबर की मृत्यु का कारण ये होता है कि हुमायूं को इसने जो है बदख्शा का क्षेत्र दे दिया और वहाँ पर इसको नियुक्त कर दिया। और बाद में धीरे धीरे हुमायूं का स्वास्थ्य खराब होने लगा। बाद में इसे आगरा बुला लिया गया। आगरा आने के बाद इसने बाबर ने एक ऐसी मन्नत मांगी कि अगर हुमायूं को जो बीमारी हुई है वो धीरे धीरे अगर ठीक हो जाए, क्योंकि ये कहा जाता है, किसी मौलवी ने कहा कि बाबर को जो सबसे प्रिय वस्तु होगी अगर वो दान कर देगा तो हुमायूं स्वस्थ हो जाएगा। तो बाबर ने कहा कि सबसे प्रिय वस्तु मेरे लिए मैं ही हूँ, तो इसने अपने आप को दान दे दिया। इसने कहा कि अगर हुमायूं का रोग मुझे हो जाए और मेरी जगह हुमायूं स्वस्थ हो जाए और उसकी जगह मैं अस्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा इसने मन्नत मांगी। और बाद में धीरे धीरे हुमायूं का स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने लगा और बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। तो कहीं न कहीं इसकी जो आगे चलकर इसकी मृत्यु का कारण बनता है। ये तो पहला कारण रहा। और दूसरा कारण क्या होता है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने ये उल्लेख किया, उसने ये बताया कि बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा दिया गया विष होता है। इब्राहिम लोदी की माता ने बाबर को विष दे दिया था, जिसके कारण बाबर का जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो विष का असर इसके शरीर पर व्याप्त हो जाता है और निरंतर ये युद्धों में भी लगा रहा। ये भी इसकी मृत्यु का एक कारण बन जाता है। तो इस तरीके से बाबर की मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो ये दो ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण बाबर की मृत्यु हुई। ठीक है। और बाबर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम होता है बाबरनामा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबरनामा किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है बाबरनामा और किसने लिखा है, तो ये बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। बाबर ने इसे स्वयं लिखा है। बाबर के पूरे यात्रा वृतांत का जैसे जैसे ये फरगना के क्षेत्रों में, फिर उसके बाद समरकंद, फिर काबुल, फिर उसके बाद जैसे भारत में इसने एंट्री किया और भारत में आने के बाद जैसे जैसे इसने निरंतर युद्धों को लड़ा और भारत के क्षेत्रों को इसने देखा, जैसे भारत को देखा एज इट इज वैसे ही भारत का इसने उल्लेख कर दिया। बाबर ने भारत के बारे में लिखा कि यहाँ की जो ऋतुएँ हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। इस तरह से यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहाँ के जो पुरुष हैं वो लंगोटा बांधते हैं और जो स्त्रियाँ हैं वो लुंगी पहनती हैं और एक ही वस्त्र को नीचे पहन के ऊपर के शरीर के भाग को वो ढक लेती हैं। और भारत में अच्छे ढंग के अंगूर नहीं हैं, अच्छे ढंग के खजूर नहीं है और ना ही अच्छे नस्ल के यहाँ पर कुत्ते पाए जाते हैं। और भारत के जो लोग हैं वह व्यवहार कुशल नहीं है। तो इन सभी का उल्लेख इसने बाबरनामा में किया। तो कहीं न कहीं इसने सारी घटनाओं का उल्लेख जो है एज इट इज जैसे देखा, भारत के क्षेत्रों को इसने जैसे देखा, भारत की ऋतुओं को जैसे देखा, तो उन सभी का उल्लेख इसने बाबरनामा में किया। तो जब कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बाबरनामा में किसका उल्लेख मिलता है, तो बाबरनामा में इसने भारतीय ऋतुओं का उल्लेख हुआ है और भारतीय रहन सहन इन सभी का उल्लेख बाबरनामा में इसने किया। और बाबरनामा में ही इसके एक सेनापति होते हैं जिसका नाम होता है मीर बकी के द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बाबरनामा में ही मिलता है। और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, अगर ये कभी पूछे तो ये जानते रहिएगा कि बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की गई है। बाद में बाबरनामा का अन्य कई भाषाओं में भी ये अनुवाद किया गया है, लेकिन बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, अगर ये कभी पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने एक नई शैली को जन्म दिया जिसका नाम था मुंबईयान। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि मुंबईयान नामक एक नवीन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबईयान नामक नवीन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर।
बाबर ने ही मुंबईया नामक एक नई शैली का विकास किया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बाबर मुग़ल वंश का पहला है जो प्रतापी शासक होता है जिसने भारत में एक नए वंश की स्थापना की। भारत में जो है इससे पहले चली आ रही लोधी वंश अफ़गानों की सत्ता को इसने कहीं न कहीं कमज़ोर किया और अफ़गानों की सत्ता को हटाकर इसने एक नई सत्ता को जन्म दिया जिसका नाम होता है मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने किया। बाबर के बारे में ये इसके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उनके बारे में अभी हमने आपसे चर्चा। तो ये बाबर के चरित्र के बारे में हमने बताया। और जहाँ तक बाबर की बात है तो बाबर एक उदार शासक होता है। कैसा शासक होता है? तो उदार शासक, उदार, दानशील, दयावान, ठीक है। तो ये सारे गुण जो है बाबर के अंदर विद्यमान होते हैं। जहाँ तक इसकी उदारता की बात है तो इसके उदारता के बारे में ये कहा जाता है कि जब इसके हाथ से समरकंद और फरगना जैसे क्षेत्र निकल जाते हैं और उसके बाद इसकी सेना में जो कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, उन सभी के प्रति इसने उदार नीति का पालन किया और उनको एक अत्यधिक धन भी इसने एज उपहार के रूप में दिया था। और दानशीलता के बारे में जहाँ तक बात आती है बाबर की दानशीलता के बारे में, तो बाबर की दानशीलता का पता इसकी उपाधि कलंदर से मिलता है। कलंदर की जो इसने उपाधि धारण की थी, कलंदर का अर्थ ही होता है दानशील। जब इसने काबुल के क्षेत्रों को जीता वहाँ पर भी इसने बहुत सारा धन जो उपहार के रूप में सैनिकों में और सैनिक प्रशासनिक अधिकारियों में इसने वितरित कर दिया। और जब भारत में इसने पहली बार पानीपत के युद्ध में भारत के क्षेत्रों को जीता तो जीतने के बाद इसने भारत में भी भारी मात्रा में यहाँ पर भी इसने दोनों हाथों से, यूँ कहें तो दोनों हाथों से इसने जो है धन लोगों में वितरित किया। अपने सेना में, सेना के प्रमुख अधिकारियों में इसने, और जो भी इसके उलेमा वगैरह थे उन सभी में इसने भारी मात्रा में धन का इसने वितरण किया। और दयावान भी, अत्यधिक दयावान भी था बाबर। तो ये सारे गुण कहीं न कहीं बाबर के अंदर विद्यमान होते हैं। और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ये कहा कि अपने भाइयों के प्रति तुम अत्यधिक स्नेह करो, प्रेम करो और अपना जो साम्राज्य है वो साम्राज्य अपने भाइयों में बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं जो है बाबर के अंदर जो है ये सारे गुण विद्यमान थे। बाबर का जो लड़का होता है इसके 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र होते हैं, कामरान, अस्करी, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र होते हैं। कामरान का जन्म किससे हुआ था? तो माहम सुल्ताना से। माहम सुल्ताना, इसकी पत्नियों के बारे में भी बता दे रहे हैं, लगे हाथ, कभी पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हुमायूं का जन्म हुआ माहम सुल्ताना से। कामरान और अस्करी का जन्म किस में हुआ था? तो गुलरिच बेगम से। गुलरिच बेगम से जो है कामरान और अस्करी का जन्म हुआ था। और हिंदाल का जन्म किससे हुआ? तो दिलरास बेगम से। दिलरास बेगम, ठीक है। तो दिलरास बेगम से जो है हिंदाल का जन्म हुआ। तो ये बाबर की पत्नियों के बारे में अगर बात करें तो माहम सुल्ताना ये बाबर की एक पत्नी थी और दूसरी पत्नी गुलरिच बेगम और तीसरी दिलरास बेगम। और बाबर की एक और पत्नी थी जिसका नाम था कुतलूब निगार खानम, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और आगरा के आराम बाग में दफनाने के बाद में इसकी पत्नी कुतलूब निगार खानम ने इसने क्या किया कि यहाँ से निकलवा कर इसको काबुल लेके जाती है और काबुल में इसको दफना दिया इसने। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया ये भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि बाबर को काबुल में दफनाया, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हुई तो अभी हमने आपसे बताया कि बाबर के मरने के बाद इसकी पत्नी कुतलूब निगार खानम, इसकी माता का नाम था, पत्नी नहीं सॉरी, ये ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पत्नी का नाम इसके क्या था? बीबी मुबारक यूसुफ जाई, ठीक है। बीबी
बीबी मुबारक यूसुफ जाई, ठीक है। ये भी बाबर की एक पत्नी थी, चूँकि पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुलुब निगार खानम था। ये गलती से हमने बोल दिया, इसके लिए जो है आप लोग ध्यान उस पर मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा अगर ऐसा ध्यान देते हैं। तो बीबी का नाम था इसके, बीबी मुबारक यूसुफ जाई पत्नी का नाम था, जिसने जो है इसको आगरा से इसको निकलवा कर इसकी डेड बॉडी को जो है ये काबुल में ले जाकर इसने दफनाया। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो आप बता सकते हो काबुल में। दो ऐसे मुग़ल शासक हैं जिनको जो है भारत से बाहर दफनाया गया। तो कभी कभी यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे मुग़ल शासक हैं जिनको मरने के बाद भारत में नहीं किसी अन्य जगह पे दफनाया गया है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो जानते रहिएगा, दो ऐसे मुग़ल शासक हैं, जिसमें पहला है बाबर जिसको काबुल में दफनाया गया, और दूसरा जो शासक है वो जहांगीर है जिसको लाहौर में दफनाया गया। तो इस तरीके से बाबर के मूल्यांकन के बारे में बात करेगा तो बाबर के बारे में ये सारी बातें आप बता सकते हो। बाबर इस तरीके का शासक था और भारत में इसने मुग़ल वंश की स्थापना करी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।